यस, लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। कल अपन लोगों ने इंटेंजिबल एसेट्स को स्टार्ट किया था। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर अपन लोगों ने एग्जिस्टेंस देखा था। एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई करते हैं आप? जैसे कोई भी अगर सॉफ्टवेयर है कंपनी के पास में, तो आपके दिखेंगे कि क्या वो सॉफ्टवेयर को कंपनी इस्तेमाल कर रही है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पजेस के लिए। ठीक है, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर तो आपने देखना चाहिए कि कंपनी उसको अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। कोई भी जो चीज कंपनी बोलती है कि उनके पास में है, तो अपन उसका एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? कंपनी उसको इस्तेमाल कर रही होंगी, कंपनी उसको इस्तेमाल कर रही होगी वेरियस प्रोसेसेस जो कंपनी करती होगी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है आप लोगों के पास में हर एक चीज के लिए। ठीक है, फिर अपन लोग कहाँ आए थे? कंप्लीटनेस के अंदर। कंप्लीटनेस के अंदर अपन लोगों ने देखा था कि सारे इंटेंजिबल एसेट्स उसमें लेना चाहिए। फिर एडिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स देखा था और डिलीशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स देखा था। एडिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर अपन लोग यहाँ पे थे कि एक्सपेंडिचर फेज के अंदर एसेट्स ऐड होते हैं या फिर डेवलपमेंट फेज के अंदर एसेट्स ऐड होते हैं, तो उसके अंदर अपन लोगों को क्या करने का है। देखो कैसा रहता मालूम है कि इंटेंजिबल एसेट्स उसका नेचर ही ऐसा है कि यू कुड नॉट टच देम। ठीक है ना, आइडेंटिफाइबल रहते हैं, उनका एक अलग अस्तित्व रहता, लेकिन आप उनको टच नहीं कर सकते हो। तो मतलब वो अपने को अपने आंखों से दिखाई नहीं देते। जैसे कि अब सपोज कोरोना चालू है, आप सभी लोगों को पता है, तो उसके अंदर कैसा है, बहुत सारे लोग दवाइयां खोज रहे, बहुत सारे लोग वैक्सीन ढूंढ रहे, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन की खोज कर रहे हैं, है ना। तो कैसा रहता है, दो फेजेस रहते हैं कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन डेवलप करने के अंदर, कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने के अंदर। एक रहता है रिसर्च फेज और एक रहता है डेवलपमेंट फेज। दोनों में फर्क ये है कि रिसर्च फेज, जैसे मैं अभी 10 दवाइयों के ऊपर रिसर्च कर रहा, उसमें से कोई तो भी एक ही दवाई सक्सेसफुल होने वाली है। 10 दवाई के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा, तो जब मैं रिसर्च के अंदर जो भी खर्चा कर रहा, खर्चा कैसा रहता है, साइंटिस्ट का खर्चा, है ना, केमिकल का खर्चा, उसके बाद में ओवरहेड का खर्चा, जो साइंटिस्ट लोग रहेंगे, फिर वो एक जगह यहाँ पे जगह इस्तेमाल करेंगे, उसका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एसी का खर्चा हो गया, टेम्परेचर मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, केमिकल का खर्चा हो गया, इतना अलग अलग है। ये सब चीजों के ऊपर सर्च रिसर्च करने का खर्चा हो गया। अब मैं 10 दवाइयों के ऊपर रिसर्च कर रहा, तो ये 10 दवाइयों के ऊपर जो भी मैं रिसर्च कर रहा, मैंने 2 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया रिसर्च के अंदर। ठीक है, अलग अलग दवाइयों पर मैं खोजबीन मेरी चालू है। तो रिसर्च का जो भी खर्चा है, जैसे 10 करोड़ है, ये सब कहा जाता है पता है क्या? ये एसेट नहीं कहलाता, ये आप लोगों का एसेट कहलाता नहीं है। ये क्या कहलाता है? आप लोगों के लिए सिर्फ खर्चा है। और ये जो खर्चा है ये आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट हो जाता है। क्या बोला मैंने? रिसर्च फीस के अंदर होने वाला खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट किया जाता है। फिर 10 दवाइयों में से एक दवाई के अंदर मुझे सक्सेसफुल लगा, ये शायद ये सक्सेसफुल हो सकती है। फिर 10 दवाई में से एक दवाई निकली, एक दवाई के ऊपर फिर डेवलप करो, उसका ट्रायल करो, क्लिनिकल ट्रायल करो, फिर लोगों के ऊपर उसका देखो किस तरीके से उसका प्रभाव आता। फिर और लंबा फेज, वो एक ही दवाई के ऊपर, यहाँ पे 10 दवाइयां चल रही हुई, 10 दवाई में से कोई भी एक दवाई सक्सेसफुल हुई, वो एक दवाई सक्सेसफुल होने के बाद में जो खर्चा होने वाला है, वो सब आप लोगों का इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है। अब जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो ये सिर्फ आप खर्चा कर रहे हैं, पक्का नहीं है ना। जिस दिन पक्का हो जाएगा उस दिन से फिर वो इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। तो 10 करोड़ मैंने खर्चा करे 10 दवाई के ऊपर, ये मेरे पीएनएल को डेबिट होगा। 2 करोड़ खर्चा करे मैंने एक दवाई के ऊपर डेवलप करके उसको मार्केट में बेचने के लिए, जिससे मैं पैसा कमा सकता, वो डेवलपमेंट फीस का खर्चा है, इसको आप डेबिट करेंगे इंटेंजिबल एसेट के। तो रिसर्च फेज का खर्चा कहाँ जाता? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और डेवलपमेंट होने के डेवलपमेंट फेज का खर्चा मतलब रिसर्च होने के बाद में सक्सेसफुल हो गई एक दवाई, वो एक दवाई के ऊपर जो भी मैं फिर करूंगा खर्चा। अब ये क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला बन गया रिसर्च फेज में, तो मेरा फॉर्मूला मिल गया दवाई का। वो फॉर्मूले को फिर डेवलप करो, फिर मार्केट के अंदर दवाई को लाओ, फिर अप्रूवल लो, एफडीआई से लो अप्रूवल, अलग अलग जगह से ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से अप्रूवल लो, फिर उसका फाइनल मार्केट के अंदर लाना, उसका प्रमोशन, कैंपेनिंग, वो सब जो पूरी जो बाकी चीजें हैं, एक बार फॉर्मूला मिलने के बाद में वो डेवलपमेंट फेज में है। देखो दवाई का फॉर्मूला, ये भी एक इंटेंजिबल एसेट है। Expenditure on research phase shall be recognized as an expense when it is incurred, since in the research phase of an internal project an entity cannot demonstrate the intangible asset exists that will generate probable future economic benefit. तो 10 दवाई में से आप बता सकते हैं कि इससे इतना पैसा मिलने वाला है आपको? नहीं, क्योंकि कोई भी दवाई अभी तक सक्सेसफुल नहीं। Example of research activities are activities aimed at obtaining new knowledge, formulation, design, evaluation, selection of possible alternatives. Alternative में से एक final selection करने का है। Improve material, devices, product, processes, systems. So process मशीनरी का भी ऐसे रहता है, जो भी बहुत सारी मशीनरी, उसमें से एक कोई मशीनरी कार के अंदर फिट बैठ के वो फाइनल की जाती है। कार बोलो, ट्रक बोलो, अलग अलग मशीनरी बोलो, अलग अलग प्लांट एंड मशीनरी बोलो, बहुत सी चीजें डेवलपमेंट होती है। हर चीज जो है, हर चीज जो आप आज के आपके पास में जो है, वो कभी ना कभी रिसर्च और डेवलपमेंट फेज की थ्रू गई ही होंगी। नई चीज बिना रिसर्च के डेवलपमेंट के नहीं मिलती। An intangible asset arising from the development
or from the development phase of an internal project shall be recognized if and only if an entity can demonstrate all of the following. कब आप उसको कैपिटल एसेट मतलब कब आप उसको इंटेंजिबल एसेट करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जब ये चीजों को सेटिस्फाई करती है। तो मतलब ये इंटेंजिबल एसेट की वो खर्चे को इंटेंजिबल एसेट बोलना या नहीं बोलना, ये इन बातों के ऊपर निर्भर करता है। ऑफ कोर्स कोई भी एसेट क्या करता है, आपको पैसा कमा के देता है, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उससे मिलते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट, वो जो एक दवाई मैंने पक्की कर दी, फॉर्मूला पक्का हो गया, उसका टेक्निकल फिजिबिलिटी कैसा है, उसको रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा, उसको फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसको कैसे बेचेंगे, कैसे वापरेंगे, किस तरीके से सेल करेंगे, मार्केट क्या रहेगा, ये सब बात। इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट, यूज इट और सेल इट। मैं ही खुद दवाई बनाने वाला हूँ, उससे आगे कि दूसरे कंपनी को मैं बेच दूंगा, फॉर्मूला भी बेची जाती है, ठीक है। एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट, यूज और सेल। जैसे मालूम है क्या आपको, मालूम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसडी वाला है, अदर पुणे वाला, इसका जो है ये खुद फॉर्मूला बनाने से भी ज्यादा क्या है, लोगों से फॉर्मूला खरीदते और यहाँ पे ये वैक्सीन बनाते, इनका बनाने का काम, डेवलपमेंट से भी ज्यादा ये लोग क्या कर रहे, बना के आगे कर रहे हैं। फॉर्मूला किसी और का बना कोई और रहा है। ऑफ कोर्स वो वैक्सीन का जो भी फॉर्मूला रहेगा वो भी इंटेंजिबल एसेट है, दवाई का जो भी फॉर्मूला रहेगा वो भी इंटेंजिबल एसेट है। How the intangible asset will generate future economic benefits. Among other things, the entity can demonstrate the existence of market for the output of intangible asset. इसके लिए मार्केट क्या है, जैसे कोरोना वैक्सीन, इसके लिए तो आज तो पूरी दुनिया मार्केट है। समझ में आ रहा है ना कि मार्केट क्या है, पैसा कैसे कमाएंगे ये पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद। The availability of adequate technical, financial, other resources to complete the development, use it or sell it. आप खुद वापरो, पैसा कमाओ, या फिर दूसरे को बेच के भाड़े से पैसा कमाओ, या फिर उसको पूरा ही कंप्लीटली सेल कर दो। Ability to measure reliably the expenditure attributable to the intangible asset. अब उसके अंदर जो भी खर्चा होने वाला है, जो भी, जैसे मैंने एक दवाई, अब एक फॉर्मूला सिलेक्ट हो गया, अब वो फॉर्मूले के अंदर आज के तरीके से जो भी खर्चा होने वाला है, रिसर्च फेज कंप्लीट हो गया, डेवलपमेंट फेज के अंदर जो भी खर्चा होने वाला है वो सब मैं क्या करूंगा, कैपिटलाइज करने वाला हूं। ठीक है, आज के बाद में जो भी खर्चा आएगा वो सब कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो रिसर्च का खर्चा P&L, डेवलपमेंट का खर्चा कैपिटल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, पूछो तो। इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये अपने को AS26 इंटेंजिबल एसेट का है, उसमें भी आने वाला है। कुछ भी क्वेरी होगी तो पूछो। रिसर्च फेज का खर्चा एसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल फिजिबिलिटी डेवलप नहीं हुई, पैसे कमा के मिलने वाला ऐसा पक्का नहीं हुआ। डेवलपमेंट फेज के अंदर होने वाला सारा खर्चा इंटेंजिबल एसेट है, उसको आपको एसेट करके कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ये एनीबॉडी? श्रीहरि? यस सर। समझ लगा? यस सर। ओके, चलो ठीक। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, the cost of an internally generated intangible asset comprises of all the directly attributable cost necessary to create। मैं एक दवाई का फॉर्मूला बना रहा, इन हाउस बना रहा हूँ, वो भी यहाँ पे ही आएगा। उसको क्या क्या खर्चा लगता होगा कि दवाई का फॉर्मूला है, फिर दवाई के लिए सब करने के लिए उसको लगता है रिसर्च फेज का खर्चा और डेवलपमेंट फेज का खर्चा। रिसर्च फेज का खर्चा P&L, डेवलपमेंट फेज का खर्चा जैसे साइंटिस्ट का पगार हो गया, केमिकल हो गया। एक बार डेवलपमेंट मतलब एक बार पक्का हो गया रिसर्च फेज में, ये फॉर्मूला पक्का हो गया, ये सक्सेसफुल है, अब सब खर्चा उसका आने वाला है कैपिटलाइजेशन। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट करेंगे, कॉस्ट जो भी लगता है मटेरियल का, उसको जो भी सर्विसेज लगने वाली है साइंटिस्ट लोगों की, बाकी लोगों की, ये सब चीजें। और बाद में फॉर्मूला को रजिस्टर करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। amortization of patents and licenses that are used to generate the intangible assets। of course depreciation मतलब उसके ऊपर amortization भी आपको फॉर्मूले पे चार्ज करना पड़ेगा। हर इंटेंजिबल एसेट भी अमोर्टाइज होता, फॉर्मूला है, उसका भी कॉस्ट आपको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। सर उसको किस तरीके से अमोर्टाइज करना, आपको जैसा लगता है कि उससे जिस तरीके से फायदा मिलने वाला है, उससे जिस तरीके से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उस तरीके से उसका अमोर्टाइजेशन करना जरूरी है। गुडविल, गुडविल आपको मालूम है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते। गुडविल जो आपने खरीदी है उसको ही बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। गुडविल कैसे खरीदते हैं, अमालगमेशन के अंदर गुडविल खरीदी जाती है, मर्जर्स हो गए, एक्विजिशन हो गए, इसमें ही गुडविल खरीदी जाती है। ऐसा नहीं होता ना कि कोई बिजनेस नहीं खरीदा और सिर्फ गुडविल खरीदी, ऐसा नहीं होता। बिजनेस खरीद रही, इसके लिए उसकी गुडविल आती है। गुडविल रिकॉग्नाइज्ड, गुडविल
recognized in a business combination is an asset representing the future economic benefit arising from other assets acquired in the business combination that are not individually identifiable and separately recognized. कैसे बताएंगे रे? देखो कैसा रहता है मालूम है क्या कि मैंने एक बिजनेस को एक्वायर किया, उसके नेट एसेट्स कितने थे पता है? नेट एसेट्स मतलब उसके एसेट्स माइनस लायबिलिटी थे 350 करोड़। ठीक है, आपने उसको पे कितना किया पता है? आपने उसको पे किया है 400 करोड़। कितना पे किया? 400 करोड़। बोले ज्यादा पे किया, ज्यादा जो पे किया ना 50 करोड़ का, वो क्या रहती है आप लोगों के लिए? गुडविल। वो आपकी बुक्स में कैसा दिखने वाली है? गुडविल जैसे। ठीक है। The future economic benefits may result from synergy between the identifiable assets acquired or from the assets that individually do not qualify for recognition in the financial assets. ये क्या रहता? अभी 50 करोड़ आप रिकॉग्नाइज कर सकते कि काय के लिए लिए? नहीं, ये सिनर्जी के, ये गुडविल के पैसे रहते हैं। इंटरनली जनरेटेड गुडविल में डबल से बोल रहा है वाला खुद के बुक्स में खुद की गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। मैंने उसका बिजनेस खरीदा, उसको कुछ ज्यादा दिया ओवर एंड अबाउट द नेट एसेट्स, तो ही गुडविल आने वाली है। Verify certificate reports similar documentation maintained by the entity to establish the date of use of intangible assets. Date of use of intangible assets, which could be linked to the date of commencement of commercial production, and all addition to the intangible assets due to the period in the order. जैसे डेट ऑफ एक्विजिशन क्या रहता होगा? जिस दिन आपने बिजनेस एक्वायर किया उस दिन ही गुडविल भी आने वाली। किसी से आपने फॉर्मूला लिया, उसका डेट ऑफ कमेंसमेंट कैसे वेरीफाई करेंगे आप बताओ तो? उसका डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या रहेगा? आपने फॉर्मूला लिया कोरोना की कोई दवाई का एक कंपनी से, ठीक है, जायडस कैडिला नाम की एक दवाई की कंपनी, उससे आपने फॉर्मूला खरीदा, आप लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे दवाई का, तो उसका यूज का डेट कैसे एस्टेब्लिश करेंगे आप बताओ? सर जिस दिन खरीदी उस दिन का डेट एस्टेब्लिश करेंगे। जिस दिन खरीदा मतलब जिस दिन पैसा दिया, कि जिस दिन डील फाइनल हुआ, कि जिस दिन फॉर्मूला इस्तेमाल करना चालू किया? कौन सा? सर जिस दिन फॉर्मूला यूज करना चालू किया। यस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और इकोनॉमिक यूज टू द एंटिटी। जिस दिन से वो फॉर्मूला मैंने 6 महीने पहले खरीद लिया था, वापरा ही नहीं उसको कुछ, तो मतलब नहीं आता ना। एसेट्स तो इस्तेमाल करने के लिए है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, इकोनॉमिक यूज टू द एंटिटी। समझ में आ रहा क्या? जिस दिन से आपने उसको कमर्शियल यूज के लिए खरीदा उस दिन की डेट आने वाली है। इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंटेंजिबल एसेट किस दिन आता है आपके यहाँ पे? जिस दिन आपने उसको इस्तेमाल करना चालू कर दिया। क्योंकि देखो ये फिजिकली तो है ही नहीं ना, कोई भी चीज फॉर्मूला के फिजिकली बैठा के रखते क्या? नहीं, जिस दिन आपने यूज किया उस दिन वो एसेट हो गया आपका। सिंपल ना। पैसा देके रखा था 6 महीने पहले, उसके मतलब नहीं है, पैसे देने से मतलब नहीं है। समझ में आ रहा ना? जिस दिन आपने उसको इस्तेमाल किया उस दिन ही वो डेट उसका डेट ऑफ यूज ठहराया जाएगा, उस दिन से ही अमोर्टाइजेशन उसका चालू होने वाला है। डिलीशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, यही जो फिक्स्ड एसेट में अपन लोगों ने देखा था वही पॉइंट्स यहाँ पे भी है। अब मेरे को एक बात बताओ, कल तो अपना फिक्स्ड एसेट के अंदर डिलीशन ऑफ टेंजिबल देखा था, उसके कौन से पॉइंट्स आपको लगते हैं यहाँ पे रहने वाले हैं? किसने पढ़ा था कल? देखो तो कौन बता पाएगा ये डिलीशन ऑफ इंटेंजिबल के बारे में? क्योंकि फिक्स्ड एसेट के अंदर अपन ने डिलीशन देखा था, अब इंटेंजिबल में डिलीशन में कौन से पॉइंट आने वाले हैं? बताओ, कौन बताएगा? चलिए, अरे बोलना पड़ेगा आप लोगों को, पता है क्या? बिना बोले नहीं होने वाला है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा? नाम तो मेरे को ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ हाँ, निमिष चितलांगे बोलेगा। निमिष चितलांगे। निमिष को नहीं जमा तो फिर ज्ञान के पास में आ रहा हूँ। हाँ, निमिष चितलांगे बोलो तो क्या लगता है आपको कौन से पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे? डिलीशन ऑफ इंटेंजिबल के अंदर मैंने क्या बोला? टेंजिबल के अंदर जो डिलीशन के पॉइंट देखे थे वो यहाँ पे आएंगे। बोलो तो निमिष चितलांगे। सर लेकिन टेंजिबल में थोड़ा अलग आएगा ना, यानी टेंजिबल में अपन डिमोलिशन में डेप्रिसिएशन लेते थे, उसके बाद कभी डिलीशन में थोड़ी डेप्रिसिएशन वगैरह था। डेप्रिसिएशन तो वैल्यूएशन का पॉइंट है। वैल्यूएशन में तो मैं अभी तक गया ही नहीं, मैं हूँ डिलीशन ऑफ इंटेंजिबल।
डिलीशन ऑफ इंटेंजिबल का सिंपल मतलब ये है कि कोई इंटेंजिबल को अपने बुक्स में से बाहर करना, अपने को उसको यूज नहीं करना है। जैसे अपन एसेट्स कोई भंगार हो गया तो बेच के उसको बाहर कर देते हैं, वैसे इंटेंजिबल किसी को आप इस्तेमाल नहीं करे तो बाहर करने का। डिलीशन मतलब काट देना। हाँ बोलो सर, तो अपन गुडविल थोड़ी काट सकते सीधा। क्या बोल रहे हैं? गुडविल थोड़ी सीधा काट सकते सर अपन इंटेंजिबल देखो में। गुडविल काट नहीं सकते, लेकिन गुडविल तो एमोर्टाइज करके जीरो हो जाएंगी ना। जैसे 1 करोड़ की गुडविल है आपकी बुक्स में, ठीक है, उसको एमोर्टाइज कर ओवर द करके इयर्स। क्या करते हैं आप, जीरो कर देते ओवर द इयर्स, हाँ। है ना। यस सर। तो उसके अलावा कोई ब्रांड नेम होगा, कॉपीराइट होगा, ट्रेडमार्क होगा, कोई फॉर्मूला होगा, बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स है ना। क्या बात है हीरो? कुछ नहीं कहा, बताओ। बोलो। निमेश, निमेश। यस सर, सोच रहा सर। ओके। इस पे थोड़ी सर कुछ डिलीशन होगा सर, कोई अपना ट्रेडमार्क है उस। मैंने एक है ना, मैं क्या करता मालूम है, कि मैं ना कैसेट बनाता, म्यूजिक की सीडी बनाता, ठीक है। मैं ना वो गाने वाला जो रहता है ना, उसका गाना ले लेता, लिरिक्स ले लेता, उससे गवा लेता, और फिर मैं उसकी कैसेट बना बना के बेच देता। ठीक है, ये भी तो इंटेंजिबल है ना, किसी का गाना लेना, किसी के लिरिक्स ले लेना। अरे है या नहीं यस है ये इंटेंजिबल? यस यस। ऑफ कोर्स मैंने उससे गाने का उससे कॉपीराइट ले लिया, ठीक है। अब ये कॉपीराइट में बेच नहीं सकता कि दूसरे को, तो भी तो डिलीशन होगा ना। किसी को बेचना हाँ भी क्या हो गया, डिलीशन ही हो गया। हाँ सर। अरे डिलीशन है ना, खराब हुई चीज उसको निकालना, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे खराब होने लायक फिजिकली कुछ है क्या? नहीं। नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, डिलीशन मतलब अपने को उसको बुक्स में से निकालने का है। बुक्स में से निकालने का है तो बहुत बार प्रोसेस ऐसा होता, मैंने फॉर्मूला लिया था कोरोना की कोई दवाई बनाने का, मेरा मन हुआ चलो मैं नहीं बनाता, मैंने उसको बेच दिया और दूसरे को, मैंने दूसरे से लिया, मैंने और आगे बेच दिया, तो भी तो मेरे बुक्स में से जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं। ऑफ कोर्स जाएगा। तो क्या पॉइंट्स रखेंगे आप यहाँ पे, बताओ ना। एक तो सर ओवर द इयर्स अमोर्टाइज करेंगे, नहीं तो जो अपना इंटेंजिबल एसेट है उसको बेच सकते हैं अपन किसी को। पीछे तो भी डिलीशन होगा ना, तो क्या रहेंगे पॉइंट्स, क्या रहेंगे, आप क्या हाँ। पॉइंट्स देखेंगे, क्या पॉइंट्स देखेंगे उसमें? मैंने कल भी बताया था, आप लोग शायद पढ़ नहीं रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कल भी बताए थे पॉइंट्स, सिमिलर पॉइंट्स यहाँ पे भी आते हैं, सिमिलर पॉइंट्स यहाँ भी आते हैं। ये सोमेश, सोमेश बोलेंगे यार मेरे को, सोमेश, क्या लगता है आपको, इंटेंजिबल एसेट अगर कोई बुक्स में से बाहर जा रहा, जिसको अपन लोग डिलीशन ऑफ एसेट बोलते हैं, तो क्या पॉइंट्स वेरीफाई करेंगे आप? सोमेश, सोमेश। सर एक तो, सर हाँ बोलो। एक तो अपन वो गुडविल बेच देंगे, या फिर गुडविल जो बोलो, कोई भी अपन एसेट ने, बोलो, अगर आप बेच रहे तो डिलीशन कहलाता है। डिलीशन करते समय क्या पॉइंट वेरीफाई करेंगे और आप? अरे बोलो ना। हिमांशु, हिमांशु बोलो ना, हिमांशु छगनी है ना। सर याद नहीं। याद नहीं, वेरी गुड, पढ़ा ही नहीं तो याद कैसे रहेगा। ठीक है, ये बंसरी है ना, बंसरी बोलो तो। सर एक रीजन चेक करेंगे कि मैनेजमेंट ने क्यों बेचा, ठीक है, उसकी और फिजिकल मतलब ये कितना खराब हो गया था, फिर उन्होंने कैसे डिस्पोज ऑफ किया पीपी को, या फिर पीपी ने इंटेंजिबल एसेट्स को। इंटेंजिबल एसेट तो डिस्पोज ऑफ नहीं करते ना, भंगार थोड़ी हो जाता, वो फॉर्मूला भंगार हो जाता है क्या? उन्हें कुछ सेल वैल्यू तो मिली होंगे ना उनको। हाँ 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 हाँ। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, कि कोई भी चीज अगर बुक्स में से बाहर जा रही है तो एक डिस्कार्ड नोट बनती है, विच इज अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट।
अरे मैनेजमेंट का अप्रूवल लेंगे या नहीं लेंगे आप? बुक्स में से अगर कोई भी एसेट जा रहा बाहर, तो कोई भी एसेट बोलो, टेंजिबल बोलो, इंटेंजिबल बोलो, दिखता नहीं दिखता, भंगार हो, अच्छा हो, खराब हो, कुछ भी हो, डिस्कार्ड नोट के बिना कैसे क्या एसेट बाहर जा सकता? तो ऑडिटर ने क्या देखना चाहिए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट का अप्रूवल है क्या। पीपी होगा तो चलो भंगार बेच देंगे, वो तो चलो भंगार बेचने के लिए। इंटेंजिबल एसेट फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला मैंने बेच दिया। पहले मेरे को लगा मैं कमर्शियल प्रोडक्शन करूंगा, फिर मेरे को लगा मैं नहीं कर सकता, मैंने फॉर्मूला ऐसा लिया ना ऐसा बेच दिया, तो भी मैनेजमेंट का अप्रूवल लगता है। ऐसी कोई भी एसेट आएगा जाएगा फिर तो हो गया। समझ में आ रहा है कि बिना मैनेजमेंट के अप्रूवल के डिस्कार्ड नोट नहीं बनती। तो ऑडिटर ने देखना चाहिए डिस्कार्ड नोट, पॉइंट नंबर 1। डिस्कार्ड नोट के अंदर मैनेजमेंट का सिग्नेचर रहना चाहिए, डायरेक्टर का सिग्नेचर रहना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ठहराया जाता। अपन देखो अपना काम है कि एसेट लेवा बेची करना, स्टिल अपन लोग एसेट ले रहे और बेच दे रहे। कोई एसेट या फिर भंगार हो गया तो चलो बात अलग है, भंगार हो गया। इंटेंजिबल एसेट बेच रहे तो अगेन देयर शुड बी अ मैनेजमेंट अप्रूवल, a proper discard note should be prepared in board of director का उसके ऊपर सब डिस्कशन रहना चाहिए। फिर आप उसको बेचेंगे तो फिर बेचते समय अगेन आप उसके अंदर टेंडर बुलाया था, कितने में बेचा था, क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे बेचा था, ये सब देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? ये सब बातें भी तो देखना पड़ेंगी। और फिर सेल वैल्यू की बात आ गई, उसके अंदर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉपर एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। 3 पॉइंट बोले मैंने, मैनेजमेंट अप्रूवल, डिस्कार्ड नोट, सेल वैल्यू और प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है कि यही सारे पॉइंट्स इंटेंजिबल में भी है, यही सारे पॉइंट्स टेंजिबल में भी है। कहीं भी जाओ डिलीशन ऑफ एसेट सेम रहता, बिना मैनेजमेंट के अप्रूवल के कोई भी एसेट बुक्स में आ भी नहीं सकता, बुक से जा भी नहीं सकता। और उसके अंदर जो भी पैसा है उसका प्रॉपर अकाउंटिंग करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा मालूम है कि मैं तो पढ़ाते जा रहा आप लोगों को, आप लोग घर पे जाके कुछ भी डबल से पढ़ नहीं रहे। मतलब घर पे जाके है ना, घर पे ही आप लोग तो वैसे। तो बात ऐसी है कि अगर आप लोग ये पढ़ने वाले नहीं है तो ये ऐसी टॉपिक आएगा और इतना बड़ा टॉपिक खत्म हो जाए। मॉड्यूल में जाके देखो 100 पेज के ऊपर का टॉपिक है ये। समझ में आ रहा क्या? ऐसे इतने सारे 20-20, 25-25 पेज के नोट्स नहीं बनते। आपको इतने अच्छे से सब बातें यहाँ पे नोट्स में अरेंज करके दिए हुए, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है और चीजें अंडरलाइन करना बहुत ही जरूरी है। डिस्कार्ड नोट वहां पे अंडरलाइन कर लेते थे तो अभी याद रहता था। ठीक है, वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन निवेश, अब यहाँ पे अमोर्टाइजेशन की बात आने वाली है। कंप्लीटनेस के अंदर वैल्यूएशन थोड़ी आता। वैल्यूएशन मतलब क्या? बुक्स में कितने वैल्यू पे दिख रहा, बुक्स में वैल्यू कैसा दिखता है उसका, ओपनिंग प्लस एडिशन लेस डिलीशन, क्लोजिंग जो आएगा उसमें से अमोर्टाइजेशन माइनस करके फिर बराबर वैल्यू दिखता है। The value of intangible asset may diminish due to efflux of time, use and obsolescence. The diminution of value represents an item of cost to the entity for earning the revenue during the given period. Unless this cost in the form of amortization is charged in the accounts, the profit and loss would not be showing a correct view. कल भी बताया था मैंने, कोई एंटिटी अगर amortization चार्ज नहीं कर रही तो आप क्या करेंगे? यस, ये क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था। मैं एक कंपनी को ऑडिट करने गया, उनका इसमें 4 करोड़ के इंटेंजिबल्स थे इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। मैंने उनको बोला इसके ऊपर आप अमोर्टाइजेशन प्रोवाइड नहीं करते। वो बोले नहीं हमारे तो खराब ही नहीं होते एसेट्स, फॉर्मूला है, बोले दिखता ही नहीं इसके ऊपर क्या अमोर्टाइजेशन है। तो आप लोग क्या करेंगे? यस यस, एनीबॉडी? कोई कंपनी अगर अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं कर रही, पीएनएल के अंदर अमोर्टाइजेशन डेबिट नहीं कर रही, तो आप क्या करेंगे? बोलो जल्दी। सर पहला एक तो मैनेजमेंट को बताएंगे कि तुम नहीं कर रहे, नहीं तो फिर अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर अपने ऑडिट रिपोर्ट में डाल देंगे सर। ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करेंगे और क्या बताएंगे आप मालूम है तुषार? कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। वेरीफाई दैट द एंटिटी हैज चार्ज अमोर्टाइजेशन ऑन ऑल इंटेंजिबल एसेट्स, कल भी यही था। अमोर्टाइजेशन का मेथड आपको मालूम है, जनरली आपको मालूम है सारे इंटेंजिबल एसेट्स की यूजफुल लाइफ 10 इयर्स अज्यूम किए जाती है। ये एस 10 में भी मैं बताऊंगा, सॉरी एस 26 में भी बताऊंगा। सारे इंटेंजिबल एसेट्स की लाइफ 10 साल कंसीडर की जाती है। तो 10 साल के ऊपर आपको एसएलएम में उसको डिप्रिशिएट करना चाहिए। इसके अलावा आपको लगता है 5 साल ही है तो आप कर सकते हैं, आपको उस वैसे assumption बताना। The auditor should also verify if the management has undertaken impairment assessment to determine whether intangible asset is impaired. Impairment assessment मतलब अपनी बुक्स के अंदर की वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा फर्क है तो आपको एसेट को राइट डाउन करना पड़ेगा। इंटेंजिबल ये फाइनल लेवल पे आता, सॉरी इम्पेयरमेंट ये फाइनल लेवल का ये
हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हर एक इंटेंजिबल को आपको उसके अंदर अलग अलग बताना जरूरी है। दूसरी बात कैसा रहता पता है कि इंटेंजिबल, जब आप इंटेंजिबल बोलो या टेंजिबल बोलो, उसका हमेशा किस तरीके से क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर होता है, ये देख लो आप लोग। हर एक का अपन लोग क्या लिखते हैं, पहले ओपनिंग, फिर उसके अंदर जो भी ऐड हो रहा है वो एडिशंस, उसके अंदर जो भी डिलीशन डिस्पोजल हो रहा है वो, और बाद में उसमें क्या आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस। तो आपका हर बार क्या रहेगा, पहले देखो, अगर टेंजिबल हो तो अलग अलग क्लास ऑफ एसेट्स क्या रहते हैं, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब चीजें। इंटेंजिबल है तो अलग अलग टाइप के इंटेंजिबल के, सॉफ्टवेयर, टाइटल्स, राइट्स, कॉपीराइट्स, रेसिपीज, फॉर्मूला, लाइसेंसेस, ये सब चीजें। पहला वाला पॉइंट आप लोगों का ये हो गया, ठीक है। अब हर क्लास ऑफ इंटेंजिबल के लिए सेकंड वाला पॉइंट क्या रहेगा आप लोगों का, उसका बाइफर्केशन इस तरीके से होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, हर एक इंटेंजिबल को आपको इस तरीके से ही करना है। अरे आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं सर, कुछ भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? बहुत अटक रही है। बहुत अटक रही? एक सेकंड। यस सर। और बीच में बंद भी हो रही है आपकी आवाज। हाँ, वो अभी देखा मैंने। सर इंटरनेट कनेक्शन बराबर नहीं है। एक आवाज आ रही क्या आप लोगों को? हाँ सर। आ रही आवाज, ओके। तो मैं क्या बोल रहा था कि देखो, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर को थोड़ा सा अपन अभी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैसा रहेगा, भले आप टेंजिबल में रहो या इंटेंजिबल में रहो, आप कहीं भी रहो, टेंजिबल में रहो या इंटेंजिबल में रहो, आपको नोट्स दिख रही है ना? यस सर। हाँ चलो, तो कैसा है, टेंजिबल में रहो, इंटेंजिबल में रहो, आपको पहला पॉइंट क्या लिखने का है, अलग अलग टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट और अलग अलग टाइप ऑफ टेंजिबल एसेट्स आप लोग को बता देने का। जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर बोल रहे, टाइटल बोल रहे, राइट्स बोल रहे, कॉपीराइट्स बोल रहे, फॉर्मूला बोल रहे, लाइसेंस, जितने याद है उतने अपन लोगों ने लिख देना। क्या बोलते हैं अपन लोग, पहला पॉइंट क्या लिखना चाहिए आप लोगों ने, कि सारे जो इंटेंजिबल है उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है या नहीं किया है, ये आप लोगों को बताने का है कि सारे जो इंटेंजिबल है उसको आप लोगों ने क्लासिफाई किया है कि नहीं अलग अलग हेड्स के अंदर। पॉइंट नंबर 1 कि अलग अलग हेड्स के अंदर टेंजिबल बोलो तो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, बिल्डिंग, लैंड, इसके अंदर क्लासिफिकेशन। इंटेंजिबल एसेट्स अगर बोलो तो सॉफ्टवेयर, टाइटल, राइट्स, कॉपीराइट्स, फॉर्मूला, रेसिपीज, इसके अंदर क्लासिफिकेशन किया है या नहीं किया है, ये पहला पॉइंट आप लोगों का रहेगा। पॉइंट नंबर 2, अब उसके अंदर क्या बोलेंगे आप लोग कि यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स का जो भी है, इंटेंजिबल एसेट्स का जो भी हर एक जो क्लास रहेगा, जैसे मैं बोल रहा सॉफ्टवेयर का क्लास है तो उसके लिए ओपनिंग कितना था पिछले बार, एडिशन कितना हुआ, डिलीशन कितना हुआ, क्लोजिंग कितना है। समझ में आ रहा क्या? ये इस तरीके से आप लोगों ने बता दिया। फिर पॉइंट नंबर 3, स्पेशल पॉइंट किसके लिए रहेगा, गुडविल के लिए। समझ में आ रहा, गुडविल के लिए आप लोगों को स्पेशल पॉइंट रहने वाला है। For goodwill, whether the entity has disclosed the reconciliation of the gross and the net carrying amount at the beginning and at the end of the reporting period. समझ में आ रहा क्या कि आपको गुडविल का किस तरीके से बताना है, पिछले बार कितना गुडविल था, ये बार कोई एडिशन हुआ क्या, ये बार कोई बेचे गया क्या, इम्पेयरमेंट है, एडजस्टमेंट है, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, पहला पॉइंट अलग अलग क्लासेस ऑफ इंटेंजिबल्स। दूसरे नंबर का पॉइंट हर एक जो अलग अलग क्लास है, जैसे कि हो गया सॉफ्टवेयर, उसके अंदर ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 कैसा रहेगा, गुडविल के लिए कितना था, कितना है, कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, आगे for each class of intangible asset whether the entity has disclosed the reconciliation of the gross and the net carrying amount at the beginning and at the end of reporting period, showing separately opening balances, addition, disposal and closing balance। अब यहाँ पे वो बार बार बोल रहे ग्रॉस और नेट कैरिंग अमाउंट, दोनों में फर्क क्या रहता है, ग्रॉस और नेट कैरिंग अमाउंट में फर्क क्या रहता है, ये एनीबॉडी, ग्रॉस और नेट कैरिंग अमाउंट में क्या फर्क रहता है, ग्रॉस अमाउंट और नेट कैरिंग अमाउंट में? अरे बाबा, ग्रॉस अमाउंट जो है वो बिफोर एमोर्टाइजेशन है, नेट कैरिंग अमाउंट इज आफ्टर एमोर्टाइजेशन। क्लियर? तो ग्रॉस अमाउंट मतलब पहले, मतलब ये जो हो गया क्लोजिंग जो मैं बोल रहा ना, ये बिफोर वाला हो गया,
इसमें से जब मैं amortization माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों को, नेट कैरिंग अमाउंट। ये हो गया ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ग्रॉस इज बिफोर amortization एंड नेट इज आफ्टर amortization। क्या गुडविल भी amortize होता क्या? हाँ। क्या पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड, सब टाइटल भी amortize होती क्या? हाँ। हर एक चीज amortize होती है। गुडविल भी amortize होता, ये भी बात ध्यान में रखना कि गुडविल भी amortize होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा सर गुडविल थोड़ी खराब होता है, अरे बाबा गुडविल भी amortization के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गुडविल भी amortize होता है, क्योंकि खराब होने वाली चीज तो यहाँ पे कोई है नहीं, क्योंकि तो चीज दिखती नहीं, लेकिन amortization हर होता है। और आपको एक assumption दे देता मैं कि 10 साल के अंदर intangible asset को amortize करना जरूरी है। For each intangible asset, whether the entity has disclosed the movement in the accumulated amortization schedule, ये भी बनाने का है कि amortization पिछले बार कितना था, ये बार कितना हुआ, उसके अंदर ये साल का चार्ज कितना है जो पीएनएल को डेबिट किया हुआ है, और बाद में इम्पेयरमेंट वाला कुछ लॉस होगा तो वो भी आपको बताने का है। इम्पेयरमेंट मतलब आपका वैल्यू इन यूज, और जो वैल्यू इन यूज मतलब आपके बुक्स वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है उसके अंदर बहुत ज्यादा अगर फर्क रहा तो आपको एसेट को इम्पेयर करना पड़ता है। ऑफ कोर्स इम्पेयरमेंट भी कहा जाता है, इम्पेयरमेंट लॉस भी पीएनएल को डेबिट किया जाता है। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते समझ में आ रहा है स्पेसिफिकली, जैसे एसेट्स का प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर मस्त दिया हुआ है कि अलग अलग क्लास ऑफ एसेट्स के अंदर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, फिर हर क्लास के लिए ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, फिर एक डेप्रिसिएशन का पॉइंट और एक गुडविल का। समझ में आ रहा? ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है कि प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में तो अभी पूछ लो, बाद में सिमिलर नहीं रहेगा, क्योंकि अब इसके बाद में इन्वेंटरी देखने वाले हैं, उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर अलग रहेगा। टेंजिबल इंटेंजिबल के पॉइंट्स लगभग सिमिलर है, टेंजिबल और इंटेंजिबल के पॉइंट्स लगभग सिमिलर है। ठीक है, इसके बाद में अपन लोग चालू करते हैं इन्वेंट्री। देखो इन्वेंट्री का बात ऐसी है कि मैंने आपको इसके पहले जो टॉपिक हुआ था अपना ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, उसके अंदर अपन ने इन्वेंट्री को एक्सट्रेच डिस्कस किया था, क्योंकि स्पेसिफिक कंसीडरेशन ऑफ सिलेक्टेड आइटम में इन्वेंट्री था। समझ में आ रहा क्या? तो वो वहां पे भी अपना लगभग सिमिलर पॉइंट्स हुए हुए हैं। ठीक है, इन्वेंट्रीज तो एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री एज एट द पीरियड एंड। ऑफ कोर्स यहाँ पे वो वाला पॉइंट क्या रहेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। ऑफ कोर्स ऑडिटर खुद काउंट करने बैठने वाला नहीं है, लेकिन क्लाइंट का प्लान आपको समझना है कि किस तरीके से काउंटिंग करना है और क्लाइंट किस तरीके से काउंट करता है इन्वेंट्री को, ये आपको वहां पे देखना जरूरी है। कोई मेरे को पॉइंट्स बताएगा क्या इन्वेंट्री के फिजिकल वेरिफिकेशन के, क्या पॉइंट्स अपन लोगों ने पिछले टॉपिक में भी देखे थे? यस एनीबॉडी? कैसा रहता है इन्वेंट्री काउंटिंग का प्रोसीजर वगैरह? अपन लोगों ने देखा था एक बार यार, कोई बोलता क्या? दर्शन बोलते क्या? सर मैं कौन सा मतलब क्या? इन्वेंट्री के फिजिकल वेरिफिकेशन के क्या पॉइंट्स याद आ रहे हैं? ये अपन ने देखा था पहले भी। इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश करने के लिए फिजिकली वेरीफाई करना पड़ता ना कि सही में है या नहीं। यस सर। तो क्या पॉइंट्स लगते हैं आपको? क्या पॉइंट्स लिखेंगे आप? क्या पॉइंट्स लिखेंगे आप अगर आप ऑडिटर बन के गए तो इन्वेंट्री काउंट करने के लिए, इन्वेंट्री देखने के लिए, तो क्या पॉइंट्स लिखेंगे आप? क्या पॉइंट्स लिखेंगे आप? सर पिछले बार का कितना वो देखेंगे पहले। पिछले बार के बैलेंस शीट में कितनी इन्वेंट्री दिख रही था? एग्जिस्टेंस में आप जिस दिन का उस दिन देखेंगे कितनी, मतलब 31 मार्च को नहीं हुआ तो 15 अप्रैल को गए अपन, तो उस दिन देखेंगे कितनी है। मतलब आप खुद काउंट करेंगे वहां पे जाके? नहीं सर खुद काउंट नहीं करेंगे, मतलब बिल वगैरह जैसा रहता ना फिजिकल, वो भी देखेंगे कितना अवेलेबल कितना नहीं। ठीक है, और कोई है क्या? किसको ये ज्ञान कौन है रे? ज्ञान इनको ज्ञान कौन है ये यहाँ पे? ये बताएंगे ना, बोलो तो। हाँ सर। हाँ बोलो ना, क्या पॉइंट्स लगते हैं आपको? क्या पॉइंट्स देखेंगे आप? क्या पॉइंट्स लिखेंगे आप? इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं अपन लोग, तो उसके अंदर सिंपल पॉइंट रहता है कि इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई करो। वो फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट लिखेंगे आप? सर उसका बिल देखेंगे, परचेस का, सेल का। उसके बाद वो वेयर हाउस पे जो उनका आदमी रहता है उनके पास जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो देखेंगे। बस इतना सा? इतना कम? बिल देखेंगे सेल परचेस का, उसने लाके दिया आपको 10 लाख परचेस की बिल है, 12 लाख सेल की बिल है, ये सेल बिल परचेस बिल देखेंगे क्या वहां पे? नहीं 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 सर वो सर उनका जो
वेयर हाउस पे वो जो रिकॉर्ड्स रहेंगे उनके हाँ, वो वो देख बराबर सकते है हैं। आपका पॉइंट कि वेयर हाउस के अंदर कितने गुड आवक हुए, आवक जावक रजिस्टर, गुड्स इनवर्ड आउटवर्ड हाँ रजिस्टर, वो ठीक है। चलो एक एक पॉइंट है आपका। ये गीता 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 बोलेंगी ना? कुछ लोगों को तो इतना प्रॉब्लम है, क्या पता उनको वीडियो नहीं चलता ढंग से या ऑडियो। केशव राठी है ना? केशव राठी बोलो तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी क्या पॉइंट बोलेंगे आप? केशव राठी। सर वो जो पर्सन उनका रहेगा वहाँ पे उसको वेरीफाई करेंगे कि वो बराबर कर रहा कि नहीं, उनकी प्रोसेस क्या है काउंटिंग की, बराबर 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 और कब कब काउंट करते हैं। बराबर। वहां पे एक व्यक्ति रहेगा, वहां पे एक टीम रहेगी जिनको मैनेजमेंट बोलेंगे कि आपको 31 मार्च की इन्वेंटरी काउंट करना है। मैनेजमेंट उनको एक पूरा प्लान देने वाली है कि इस तरीके से आपको फिनिश गुड का काउंटिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का काउंटिंग, रॉ मटेरियल का काउंटिंग, स्टोर्स का काउंटिंग इस तरीके से करने का है। समझ में आ रहा है कि वो व्यक्ति, अपन लोग वो टीम को देखेंगे कि वो सही तरीके से मैनेजमेंट के प्लान को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बराबर राइट डाउन कर रहे हैं नहीं कर रहे, नोट डाउन कर रहे कि नहीं, शीट्स क्या बना रहे हैं उसके अंदर, सब शीट्स के अंदर पूरा वो लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, कितने काउंटिंग है, कितने नग इन्वेंट्री है। तो ठीक है, ये सब होने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, वहां पे टेस्ट काउंट करता है ऑडिटर, क्या करते हैं टेस्ट काउंट, कि पर्टिकुलर एक जगह की इन्वेंटरी देख ली कितनी सही में उतनी है या नहीं। पूरी इन्वेंटरी तो काउंट नहीं कर सकता, लेकिन अपन लोग क्या करते हैं पे टेस्ट काउंट। दूसरी बात ऑडिटर क्या करता है पे सबसे